और जो जानकार थे ISM में जिनके रिश्तेदार लगे थे, जिनके अपने एम्प्लॉइज़ के अपने लोग लगे थे, उन्होंने उनको फ़ोन करके बता दिया कि आप आ जाओ। तो उनको फिर उन्होंने सेलेक्ट कर लिया और सिर्फ 15 दिनों की ट्रेनिंग दे दी, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि एक योगा इंस्ट्रक्टर जो होना चाहिए उसको पूरी एक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी और दूसरी योगा के हर अंग के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आदाब, मैं आकिब आफ्ताब, आप देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन न्यूज़। मेरे साथ बात करने के लिए हैं डॉक्टर जगदीश शर्मा, जो एक योगा स्पेशलिस्ट हैं। योगा का क्या योगदान रहा है हमारी पूरी ज़िंदगी में, आइए जानते हैं। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे? आप खुद एक योगा स्पेशलिस्ट है, क्या कहेंगे योगा को लेकर? देखिए, योगा के बारे में आपको ये बता दूं, योगा इज़ अ वे ऑफ लाइफ। आज हम जो योगा हम देख रहे हैं वो ज़्यादातर उसमें क्या हो रहा है, आसनों के ऊपर हम स्ट्रेस कर रहे हैं। तो योगा सिर्फ आसन नहीं है। योगा में हमारे जो पतंजलि के योगा के अनुसार उसमें 8 अंग होते हैं, जिसमें यम आता है, नीम आता है, आसन आता है, प्राणायाम आता है, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये इसके 8 अंग होते हैं और हमें इसमें स्टेप बाय स्टेप, जैसे हम एक सीढ़ी चढ़ते हैं, दूसरी सीढ़ी चढ़ते हैं और फिर छत पर पहुँचते हैं। इस तरह हम योगा में ये मोक्ष के द्वार तक पहुँचने के लिए एक एक इसके अंग को पार करते हुए फिर आगे बढ़ते हैं। तो आसन उसमें सिर्फ एक ही अंग है। जो आजकल ज़्यादातर लोग आसन के ऊपर स्ट्रेस दे रहे हैं, जो फिजिकल एक्सरसाइज के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर आप अपनी स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए तो करना चाहते हो तो आपको योगा के पूरे अंगों को करना पड़ेगा। फिर आप धीरे धीरे करके मोक्ष के द्वार तक पहुँच सकेंगे। योग का एक मुख्य लक्ष्य है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई योगा को ही लेकर इंडियन योगा एसोसिएशन के द्वारा जम्मू कश्मीर के अंदर। तो क्या आखिरकार ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्या ज़रूरत आन पड़ी कि आपको ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी? ये हुआ क्या कि पीछे ISM ने एक कुछ योगा वेलनेस इंस्ट्रक्टर के लिए पोस्ट निकाली। उसमें हुआ क्या कि एक तो उन्होंने सभी न्यूज़पेपर में निकाली और जो हमारे वाइडली सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर में उनमें वो नहीं आई। तो जिससे कि जो हमारे एक्सपर्ट योगा एक्सपर्ट्स थे, जम्मू यूनिवर्सिटी के जो PG क्वालिफाइड, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जो क्वालिफाइड, तो उनको इस बारे में जानकारी मिली ही नहीं और बड़े डिस्ट्रिक्टों में तो ये खबर पहुंची नहीं। और जो जानकार थे ISM में जिनके रिश्तेदार लगे थे, जिनके अपने एम्प्लॉइज़ के अपने लोग लगे थे, उन्होंने उनको फ़ोन करके बता दिया कि आप आ जाओ। तो उनको फिर उन्होंने सेलेक्ट कर लिया और सिर्फ 15 दिनों की ट्रेनिंग दे दी, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि एक योगा इंस्ट्रक्टर जो होना चाहिए उसको पूरी एक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी और दूसरी योगा के हर अंग के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तभी वो किसी को सही तरीके से योगा का लाभ पहुंचा सकता है, जो कि नहीं हुआ। तो हमारी गवर्नमेंट से यही अपील है कि इस लिस्ट को स्क्रैप करके नए सिरे से एडवर्टीजमेंट निकाली जाए और जिसमें वाइडली सर्कुलेशन इसकी की जाए, ताकि सभी जो योगा के एक्सपर्ट हैं उनको इसमें पार्टिसिपेशन करने का मौका मिल जाए और पब्लिक तक सही योगा इंस्ट्रक्टर पहुंचे, ताकि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का मिशन है, फिट इंडिया है, और जिसमें योगा को बढ़ावा दिया जा रहा है, वो सही तरीके से लागू हो सके। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि एक फुली योगा इंस्ट्रक्टर बनने के लिए कितना टाइम लगता है? अगर हम MBBS की बात करें, MBBS डॉक्टर्स जो हैं 8 साल लगभग, अगर उनके पास MD की डिग्री नहीं है तो वो अभी भी डॉक्टर नहीं बन सकते हैं। सिर्फ 5 साल से MBBS कंप्लीट नहीं हो सकता है। इंस्ट्रक्टर, पूरा कंप्लीट इंस्ट्रक्टर बनने के लिए, एज अ टीचर बनने के लिए कितना टाइम लगता है, कितना समय लगता है? देखिए, इसमें आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ। इसमें सबसे पहले आपको शुरू से योगा में आना पड़ता है, क्योंकि योगा एक समुद्र है और आपको पता है समुद्र में हम जितना गहराई में जाते हैं तो गहराई और बढ़ती जाती है। तो योगा भी एक समुद्र है। हाँ, जहाँ तक आप किसी को सिर्फ योग आसन सिखाने की बात करते हैं तो उसके लिए कम से कम PG डिप्लोमा होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें स्पेशली एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जब हम किसी को योगा करा रहे होते हैं तो उसको कई बार कोई इंजरी हो जाती है। तो अगर आपको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की जानकारी नहीं होगी तो उसकी इंजरी बड़ा ग्रेव रूप धारण कर सकती है और उसको नुकसान पहुँच सकता है। तो इसके लिए कम से कम PG डिप्लोमा विद एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, उसकी पूरी जानकारी होगी और आसनों के बारे में पूरी उसको डिटेल में पता कि इस आसन का आधार क्या है और ये आसन की बेस क्या है और इसको करने से पहले कौन से आपको काउंटर पोज कौन से करने हैं और इसको करने से पहले आपको क्या तैयारी करवानी पड़नी है, उन सब की नॉलेज लेने के लिए कम से कम PG डिप्लोमा तो होना ही चाहिए। डॉक्टर साहब, आजकल के टाइम में अक्सर हमारी जनरेशन की अगर हम बात करें तो हम प्रेफर करते हैं कि हम 1.5 घंटे की जिम कर लें तो जल्दी से जल्दी जिम ख़त्म होकर तो हम घर चले जाएं। लेकिन योगा एक अलग चीज़ है। तो हमारे व्यूवर जो भी आपको अभी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे कि उनसे कि योगा के क्या क्या बेनिफिट्स हैं जो आजकल की ज़िंदगी में, क्योंकि कोविड की भी सिचुएशन रही, बीमारियाँ बहुत ज़्यादा हैं, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी को लंग्स की प्रॉब्लम है, किसी को किडनी की प्रॉब्लम है, क्या योगदान रहेगा कि अगर हम योगा टाइमली लें और अच्छे तरीके से लें? देखिए, सबसे पहले आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि जहाँ तक जिम की बात है तो जिम में क्या होता है कि एक्सरसाइज हार्ड होती है और फास्ट होती है, जिससे हमारा क्या होता है एक्सटर्नल जो हमारे बॉडी पार्ट्स है वो उसकी ताकत बनती है, वो उसके मसल बनते हैं। लेकिन जहाँ तक इंटरनल पार्ट्स की बात है तो इंटरनल पार्ट्स के लिए योगा इज़ द बेस्ट,
क्योंकि योगा जो होता है वो संपूर्ण शरीर के विकास के लिए और वो संपूर्ण शरीर के हर अंग के लिए होता है, बाहरी और अंदरूनी। तो जिम में क्या होता है कि बाहरी अंग जो जैसे आप देखते हो कि युवा शो ऑफ करते हैं, मसल दिखाते हैं अपने, तो वो योगा और जिम में यही फ़र्क है। और दूसरा क्या होता है कि जिम में जब हम जाते हैं तो एकदम से वहाँ जिम बंद होता है और बहुत से लोग एक टाइम पे जब वहाँ पर एक्सरसाइज करते हैं तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, वो अंदर ही रहती है, वो घूमती है और वो उनके लंग्स को प्रभावित करती है। हमने पीछे बड़े ऐसे केस देखे कि एक 28 साल के जो इंटरनेशनल चैंपियन था उसको हार्ट अटैक हो गया। तो ये एक बड़ी हैरानी की बात है कि अगर वो बंदा फिट था जिम में, उसके वो इंटरनेशनल चैंपियन था, वो हार्ट अटैक कैसे हो गया। तो बात वही आके ठहरती है कि उसके अंदरूनी अंग स्ट्रांग नहीं हुए, उसके बाहरी अंग ही स्ट्रांग हुए। लेकिन योगा में जब हम करते हैं, योग आसन करते हैं, तो उसके हमारे अंदरूनी अंग स्ट्रांग होते हैं। साथ में जब योगा के साथ हम प्राणायाम भी ऐड करते हैं तो हमारे मानसिक स्वास्थ्य का भी वो भी मजबूत होता है। तो यही डिफरेंस है योगा और जिम में। जिम में क्या होता है कि सिर्फ बाहरी अंगों का विकास होता है, लेकिन योगा में बाहरी और अंदरूनी दोनों अंगों का, साथ साथ में मानसिक विकास भी होता है, जो कि बहुत ज़रूरी है। अक्सर हमने देखा कि जिम करते हैं लोग, वो बड़े गुस्से वाले होते हैं, वो एकदम से आप शो ऑफ करते हैं, तो वो ज़्यादा प्रदर्शन के ऊपर बिलीव करते हैं। लेकिन योगा में क्या होता है, आदमी का संपूर्ण विकास होता है, उसको टेंशन से निपटना आता है, डिप्रेशन से निपटना आता है, और वो एक अगर उसको कई बार गुस्सा आता है तो उसको मैनेज करना भी आ जाता है, यानी कि पूरी तरह से अपने आप को वो कंट्रोल कर लेता है। इसमें हम कहते हैं चित्त की वृत्तियों का निरोध, चित्त वृत्ति निरोधा योगा। ये पतंजलि के योग सूत्र में कहा गया है कि चित्त की वृत्तियों के निरोध को ही योग कहते हैं। तो यही योगा और जिम में फ़र्क है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। योगा आपको पेशेंस लेवल देता है, आपका स्ट्रेस लेवल कम करता है, आपके अंदरूनी हिस्सों को, अंदरूनी अंगों को सही मायनों में काम करने की क्षमता देता है, ताकि आपको कभी भी किसी भी चीज़ से उलझना ना पड़े। लेकिन जब हम जिम की बात करते हैं तो जिम में सिर्फ मसल जो है पंप होता है और ख़ूबसूरत बॉडी ज़रूर बनती है, लेकिन इंटरनल की अगर हम बात करें, इंटरनल ऑर्गन्स की अगर हम बात करें, तो वो सही मायनों में उस तरीके से नहीं बन पाते जिस तरीके से योगा में बनती है। तो ये सारी बातें अपने योगा को लेकर हमारे डॉक्टर जगदीश शर्मा जी से जुड़ी, जो खुद एक योगा स्पेशलिस्ट हैं।